वॉल्यूम वाला ब्लिंक कर रहा है ना, वॉल्यूम वाला ब्लिंक कर रहा है ना, वॉल्यूम वाला ब्लिंक कर रहा है, हाँ। मुंह बहुत सूख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनएड इवोल्यूशन में। तो बहुत सारे बच्चों का था सर हिंदी मीडियम में कब क्लास स्टार्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे थे जो हिंदी मीडियम के हैं, वो भी जेई और नीट की क्लास करना चाहते हैं हमसे। तो इसलिए बच्चों हम लोग लेके आए हैं आपके लिए हिंदी मीडियम की क्लास। तो आज से स्टार्ट हो रही है आपकी हिंदी मीडियम की क्लास। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, भौतिक विज्ञान। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी टीम क्या है, आईएनएड इवोल्यूशन की टीम क्या है। तो दोस्तों विष्णु सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और इनके साथ मैथ्स पढ़ाएंगे आपको शुभम सर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मेरा नाम राज गौतम हुआ। रजनीश सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और मैम पढ़ाएंगी आपको, मयूरी मैम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा वो है भौतिक भौतिकी। बेसिक मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं? आधारभूत गणित। आधारभूत गणित। हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनएड इवोल्यूशन में। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि सर हिंदी मीडियम में भी क्लास स्टार्ट करो, तो आज से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आईएनएड इवोल्यूशन की टीम से मिल लेते हैं। सर विष्णु सर ये आपको पढ़ाएंगे गणित मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और इनके साथ पढ़ाएंगे शुभम सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स। सर पढ़ाएंगे रजनीश सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और मैम पढ़ाएंगी मयूरी मैम बायोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स मींस आधारभूत गणित। तो आधारभूत गणित में मतलब ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स के आगे चैप्टर्स में जो इक्वेशंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम आएंगे, जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, जिस गणित की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले आधारभूत गणित, ठीक है। देखिए फिजिक्स के लिए फिजिक्स और गणित मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल आता है, जब भी इक्वेशंस आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। फिजिक्स गणित के बिना, मैथ्स के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो जिस जिस मैथमेटिक्स टूल की मतलब जिस जिस आधारभूत गणित की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, और जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या होता है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं। आपने पहले पढ़ा होगा त्रिकोणमिति मींस ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री, यहां पे देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मींस 3, 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है, 3 साइड का मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, 3 कोनों का मेजरमेंट, 3 कोन साइड, ट्राइंगल के जो कोन होते हैं और जो ट्राइंगल के साइड्स होते हैं उनका मेजरमेंट हम लोग यहां पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कोन होता है, कोन का मापन जो मेजर किया जाता है, कैसे कैसे मेजर किया जाता है। तो कोन को जो मेजर किया जाता है 2 तरीके से, और भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग को बेसिकली 2 तरीका देखना है, एक डिग्री में देखना है, दूसरा रेडियन में देखना है। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो हमने डिग्री में पढ़ा था, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। सर आप यहां पे रेडियन की नई बात कर रहे हैं, तो रेडियन होता क्या है ना बच्चों, अभी तक जो भी चीज आप यूज किए होंगे वहां पे सब जगह डिग्री यूज किए होंगे। रेडियन में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रेडियन में जो मेजरमेंट होता है आगे चल के, जो कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट होता है उसमें रेडियन में मेजर करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग कोन का मेजरमेंट डिग्री और रेडियन दोनों में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग एक बिंदु के यहां से लेके यहां तक का कोण मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग कि सर ये 180 डिग्री का कोण हुआ। कितने का कोण हुआ? ये 180 डिग्री का कोण हुआ, यहां पे एंगल बना 180 डिग्री। अगर इसी की बात अगर हम रेडियन में करें, तो यहां से लेके यहां तक कितना कहलाएगा? पाई रेडियन कहलाएगा। कितना कहलाएगा? पाई रेडियन कहलाएगा। ठीक है, अब हम रेडियन के थोड़ा सा बैक में जाते हैं। ठीक है, रेडियन आया कहां से, क्या क्या चीजें होती है रेडियन में, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए, अगर आप एक आर्क लेते हैं, ठीक है, एक आर्क लेते हैं, मतलब ये चाप लेते हैं, ये चाप हुआ। ठीक है, ये चाप जो है, आर्क जो है, आर्क की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, आर्क की लंबाई हमने कितनी मान ली? L मान ली। यहां पे जो कोण है, ये आर्क जो इस सेंटर पे यानी कि इस बिंदु पे जो कोण बना रहा है उसको मान लेते हैं थीटा बना रहा है, और R मान लेते हैं इस आर्क की त्रिज्या है, मींस रेडियस है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, मींस लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो चाप की लंबाई L और डिवाइडेड बाय रेडियस मतलब त्रिज्या से इसको भाग दे दो तो R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थीटा। ओके, अब इसका जो यूनिट होता है, ये जो थीटा तुम मेजर करोगे, इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है? रेडियन होता है। ये क्या होता है? रेडियन होता है। तो अगर हम लोग पूरे सर्किल में इसको घूमते हैं यहां से यहां तक, मतलब हम एक ऐसा आर्क लिए जो यहां से स्टार्ट हुआ और पूरा यहां से लेके यहां तक घूम गया। ठीक है, एक ऐसा चाप लिए जो यहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, तब देखिए जब हम यहां से चल के यहां तक जाते हैं तो कुछ थीटा बना। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की चाप की लंबाई को हम लोगों ने L मान लिया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यहां ये पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर है यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी होती है, तो L इज इक्वल टू कितना होता है? L इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू R, 2 पाई इंटू त्रिज्या, और इसका त्रिज्या कितना है? R है। ओके, त्रिज्या कितना है? R है। तो अगर हम यहां पे थीटा को लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई अगर हम पूरे सर्कल में घूम जाएं, पूरे वृत्त में घूम जाएं, तो चाप की लंबाई कितनी होती है बच्चों? चाप की लंबाई होती है 2 पाई R। ओके, बटा त्रिज्या R। R ने R को मारा तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों? 2 पाई निकली है। कितनी निकली है? 2 पाई निकली है। और ये किस में मेजर किया जाएगा? रेडियन में मेजर किया जाएगा। किस में मेजर किया जाएगा? रेडियन में मेजर किया जाएगा। तो ये थीटा अगर हम सर्कल के चारों तरफ घूम जाते हैं, एक बिंदु पे चारों तरफ घूम जाते हैं, तो वहां पे कोण कितना बन रहा होता है रेडियन के फॉर्म में? वो है 2 पाई। तो हम लोग कोण का मान क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन बोलेंगे। अगर हम इसी की बात डिग्री में करते, अगर हम इसी कोण की बात डिग्री में करते कि वहां पे कितना कोण बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो डिग्री में हम लोग क्या लिखते? तुम बोलते कि सर डिग्री में हम इसको लिखते 360 डिग्री। कितना लिखते? 360 डिग्री। मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो मैं पहले बता रहा था कि 360
360 डिग्री और यहां पे आया है आपका 2 पाई रेडियन, ये दोनों बराबर होता है। 360 डिग्री और जो 2 पाई रेडियन होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखना ध्यान से, हम लोग लिखेंगे कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो यानी कि अगर हम यहां पे पाई रेडियन बराबर कितना आ जाएगा बोलो तो, पाई रेडियन बराबर क्या 180 डिग्री आ जाएगा। पाई रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बातें इसी चीज पे हम लोग बच्चों कर लेते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन आप याद रखेंगे, ये वाला चीज आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि 360 डिग्री का कोण है और 2 पाई रेडियन जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पे, कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि 360 डिग्री की अगर हम बात करें, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या करोगे, 2 पाई को 360 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, ये पाई बटा 180 रेडियन। यानी कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बटा 180। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बटा 180। अब जैसे मैं आपको बोलूं कुछ कोण मैं देता हूं डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बोलूं, ठीक है, कुछ कोण मैं देता हूं डिग्री में, उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोलूं आपको, मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलूं। अच्छा, रेडियन कहां पे हम लोग यूज करेंगे, जब भी चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होगा तो जो यूनिट आएगा वो किस में मेजर किया जाएगा, वो हमेशा रेडियन में आएगा। जब भी चाप की लंबाई बटा त्रिज्या करेंगे वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर मैं कुछ आपको कोण देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 30 डिग्री, मैंने आपको दिया 30 डिग्री, मैंने बोला कि बच्चों इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, जो चीज आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, ठीक है, क्या करेंगे, आप बोलोगे सर चूंकि 180 या 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन मान लो या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन मान लो, बात बराबर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है तो 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, तो आप क्या करोगे, पाई बटा 180 इंटू 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 6 रेडियन। यानी कि 30 डिग्री में कितने रेडियन, 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री का मतलब हुआ पाई बटा 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और जो कि बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी चीज डिग्री में दी हुई है, अगर कोई भी चीज डिग्री में दी हुई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट करना है रेडियन में। एक तो याद रखेंगे चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन तो इतना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, उस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं तो दूसरा ये करेंगे कि जो भी चीज डिग्री में दिया रहेगा इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने बोला कि 45 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, ये मैंने आपसे पूछा। ठीक है, आप क्या करोगे, एक चूंकि सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन तो 45 डिग्री बराबर इतना इतना रेडियन, कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं तो सिंपल चीज क्या करेंगे, 45 डिग्री को हम लोग पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 ने 180 को मारा कितने बार में, 4 बार में। 45 ने 180 को कितने बार में मारा, 4 बार में। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 रेडियन।
यानी कि 45 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बटा 4 रेडियन। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चों तो क्या करेंगे, तो हम लोग उसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इसका विपरीत पूछे, इसका उल्टा पूछे कि अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे रेडियन से किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन को बदलना है बच्चों, किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। रेडियन को किसमें बदलना है बच्चों, डिग्री में बदलना है। तब क्या करेंगे, तब हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलना है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देना, उसको पलट के गुना कर देना। तो पलट के गुना करने का मतलब क्या हुआ, 180 बटा पाई से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसका भी करा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि ये बताओ कि पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है, पाई बाई 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो क्या करोगे बच्चों, ठीक है, या तो तुम क्या करोगे, चूंकि पाई रेडियन में सर 180 डिग्री होता है, इसलिए पाई बटा 2 रेडियन में निकाल लोगे, ठीक है, चूंकि इसलिए वाला जो मेथड होता है उस तरह से। नहीं तो सिंपली क्या करेंगे, आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 180 बटा पाई से इसको गुणा कर देना है, 180 बटा पाई से इसको गुणा कर देना है। तो गुना करेंगे तो पाई ने पाई को मारा और 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। तो मिलेगा क्या बच्चों, 90 डिग्री मिलेगा। तो यहां पे मतलब क्या निकला कि पाई बाई 2 रेडियन का मतलब हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ जो सिंपल चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, वो क्या है, जैसे कि कुछ एंगल्स जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोण जो हैं, जो महत्वपूर्ण कोण हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो जैसे 30 डिग्री का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब क्या बताया मैंने, 30 डिग्री का मतलब देखो, बताया था क्या 30 डिग्री का मतलब, देखो पीछे चले जाते हैं, यहां पे देखो मैंने बताया होगा 30 डिग्री का मतलब, कहां चला गया, इसमें तो कुछ नहीं है। देखो 30 डिग्री का मतलब क्या बताया था, पाई बटा 6 रेडियन बताया था 30 डिग्री का मतलब, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण कोण है जिसके बारे में, जिसका डिग्री और रेडियन में वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि रेडियन में उसको कितना बोलेंगे, डिग्री में उसको कितना बोलेंगे। तो 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ठीक है। क्या करेंगे इसको, या तो सिंपल तुम करोगे, अच्छा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सर ने बताया था कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे कितना आया था, पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन। तो 30 डिग्री में कितना, पाई बटा 6 रेडियन, ये याद रखेंगे। दूसरा 45 डिग्री में करके देखोगे तो कितना आया था, अभी बताया भी था, पाई बटा 4 रेडियन आया था। कितना आया था, पाई बटा 4 रेडियन आया था। उसी तरह 60 डिग्री में अगर हम लोग करके देखते हैं, 60 डिग्री में करके देखते हैं, तो 60 डिग्री में करके देखोगे, सब कोई करके देखेंगे एक बार। 60 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, इसको पाई बटा 180 से गुणा कर दें। तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन आ जाएगा। अगर 120 डिग्री की बात करें बच्चों कि 120 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो क्या करोगे, 120 को हम लोग पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काट के देखेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं ये कितने बार में कटता है, तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो कितना आएगा आपका, देखो तो 2/3 पाई। कितना आ गया, 2/3 पाई। और वैसे भी 60 का दुगना हो गया ना, 60 डिग्री का दुगना मतलब पाई बाई 3 60 में आया था, तो इसको डबल कर दो तो 2π/3 रेडियन आ जाएगा। तो डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जब भी आपसे पूछी गई, जब भी आपसे पूछा गया, ये चाप है एक, मींस आर्क है, आर्क की लंबाई कितनी है, L। यहां पे इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, L।
आर जो है वो क्या है आपका रेडियस मींस त्रिज्या, ठीक है। और ये चाप जो है, ठीक है, अपने सेंटर पे, केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू चाप की लंबाई बाय आर, और इसका जो यूनिट होगा, ये जो यूनिट में निकलेगा वो क्या होगा, रेडियन। यानी कि यहां पे जो भी चीज चाप की लंबाई बटा रेडियस करके निकलेगा, ये किस में निकलेगा बच्चों, रेडियन में निकलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है क्या कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन क्या होता है, ओके, और रेडियन को वापस हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी अभी तक आई हो तो कमेंट करके बता दें, कमेंट में पढ़ लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, कोई मित्र या कोई दूर दराज के रिश्तेदार जो भी आईआईटी जेईई की नीट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके साथ एक बार हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम बच्चों साथ में तैयारी करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए जो हम लोग इंग्लिश मीडियम में, आज तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था, ठीक है, अब मैं एक नया कोर्स लेके आया हिंदी मीडियम में, उसी जोश के साथ पढ़ाऊंगा जिस जोश के साथ मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। साथ में मिलके अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी जेईई नीट क्रैक करेंगे। और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि अगर 2 साल आप मेरे साथ में मेहनत करते हैं, जितना मैं पढ़ाता हूं आप पढ़ते हैं, फिर साथ में ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जो भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसके आपके नोट्स उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। वादा करता हूं 2 साल के बाद आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में होंगे, अगर 2 साल आपने कड़ी मेहनत कर ली तो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहां पे एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। क्या बोला गया कि एक वृत्तीय चाप मींस आर्क, ठीक है, आर्क की लंबाई कितनी दी हुई है, पाई सेंटीमीटर। आर्क की लंबाई कितनी दी हुई है बच्चों, देखो आर्क की लंबाई कितनी दी हुई है, पाई सेंटीमीटर है आर्क की लंबाई, ओके। चलिए सर ठीक है, इसका केंद्र पर बनाया जाने वाला कोण रेडियन तथा डिग्री में निकालें। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो किस में निकालें, रेडियन और डिग्री में निकालें। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये देखो यहां पे त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, सर आपने हमें बताया था कि जो कोण बन रहा होता है केंद्र पे किसी भी वृत्तीय आर्क के मतलब चाप के, कितना होता है, थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ आर्क बटा त्रिज्या रेडियस। कितना दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, ये दिया हुआ है पाई सेंटीमीटर, बटा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, बचा क्या आपका पाई बाय 6, और जो भी चीज मिलेगा इस फॉर्मूला का यूज करके जो भी चीज मिलेगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। यानी कि रेडियन में हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन में आ गई। अब पाई बाय 6 रेडियन में आ गई, आपसे पूछा गया है कि चलो रेडियन में निकालो, तो हमने रेडियन में तो निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक और चीज कि डिग्री में भी इसका ज्ञात प्राप्त करें, ठीक है। डिग्री में भी इसका जो वैल्यू होगा वो बताएं। तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन को, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। जिनसे जिनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, ओके, वो कमेंट में नीचे जरूर लिख देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन जो था डिग्री रेडियन वाला, इसका उत्तर भी साथ में लिख देंगे, ठीक है, ओके। आराम से कर लोगे रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है। पाई बाय 6 रेडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। और कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया भी है कि रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से गुणा कर दें, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूं। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि जब घड़ी में 4 बजते हैं, घड़ी में कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, एग्जैक्टली 4 बज रहा है। तो 4 बजे क्या होता है, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, 2 सुई यहां पे दी हुई है। तो घंटे की सुई तो 4 पे होगी और मिनट की सुई कितने पे होगी बच्चों, 12 पे होगी। मिनट की सुई कितने पे होगी, 12 पे होगी। तो आपसे पूछा गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है। यह चीज आपसे पूछी गई है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना कोण बन रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको और आंसर बताइए, ध्यान से देखिए इसको, आंसर बताइए।
यहां पे कुछ ऑप्शंस छूट गए हैं, ठीक है। ये डिग्री में दिया हुआ है और ये कुछ रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किस में निकालेंगे, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पे रेडियन में नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं रेडियन में डायरेक्टली? क्योंकि यहां पे ना तो चाप की लंबाई दी हुई है, ना तो त्रिज्या दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी हुई थी, त्रिज्या दिया हुआ था, तो हमने तुरंत के तुरंत रेडियन में निकाल लिया और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां पे ना चाप की लंबाई दी हुई है, ना त्रिज्या दिया हुआ है, तो रेडियन में तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हां, लेकिन डिग्री में जरूर निकाल सकते हैं। डिग्री में निकाल के हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचो इस पे, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। अभी तो हमारा जो जल्द ही हम लोग लाइव भी आएंगे हिंदी मीडियम की क्लास लेके। हम लोग का कुछ टाइम स्लॉट फंस रहा है, किस टाइम पे लाइव आया जाए, एक बार कमेंट करके और बताइए कि सर किस टाइम पे हम लोग फिजिक्स की क्लास हिंदी मीडियम की चलाई जाए, ठीक है। और हिंदी मीडियम के जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक टाइम सबको कमेंट करके बताएंगे कि सर किस टाइम पे आप लाइव आओ, जिस समय जो बच्चे हैं जिनकी और कोई दूसरी क्लास नहीं होती है या किसी दूसरे चीजों में व्यस्त नहीं होते हैं, तो उसी समय पे हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास चलाएंगे, ओके। और ये क्लास जो है क्लास 11th के साथ साथ जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेगा ध्यान से देखो। अगर कोई एक घड़ी है, तो घड़ी में आप देखोगे यहां पे कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है। घड़ी के केंद्र पे चले जाओ, मतलब हम घड़ी के यहां पे आ गए। घड़ी के केंद्र पे अगर हम पूरा घूमे तो हम कितना एंगल बनाए, कितना कोण बनाए, 360 डिग्री का कोण बनाए। कितना कोण बनाए, 360 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। अब अगर हम घड़ी पे सिर्फ यहां से यहां तक घूमे तब कितना कोण बनेगा, तब कितना, यहां से यहां तक का कितना कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा ये कितना कोण होगा यहां से यहां तक, 90 डिग्री, क्योंकि यहां से और इसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 डिग्री के कोण में तीन, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, तो 3 बराबर का कोण यहां पे बन जाएगा। 3 बराबर का कोण यहां पे बन जाएगा। 90 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ये भी कोण 30 डिग्री का, और ये भी कोण कितने का, 30 डिग्री का। तो यहां से लेके यहां तक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। मुझे पूछा किसके बीच में गया है, तो सर आपने पूछा है 12 और 4 के बीच में, 12 और 4 के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 और 3 के बीच का कोण 30 डिग्री है तो सब घड़ी सिमेट्रिक है, ओके। तो 3 और 4 के बीच का भी कोण कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। तो 12 और 4 के बीच में कितने 30 डिग्री आ गए, 4, तो 30 30 30 30 कितने हो गए, 120 डिग्री। तो कितना आ गया ये, 120 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। जितने लोगों से बन गया था नीचे कमेंट करके बता दें कि सर उनसे बन गया था, ठीक है। मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, अब धनात्मक और ऋणात्मक कोणों का माप। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, कोण में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, धनात्मक कोण भी होते हैं, ऋणात्मक कोण भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए हम लोग कोई भी कोण का जो माप होता है, कोई भी कोण को जो हम लोग को मापने का तरीका होता है, तो एक तरीका बनाया सब लोगों ने कि इस तरह से हम लोग कोण को मापना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर हम लोग कोणों को मापते हैं तो कोणों को मापने के लिए एक तरीका बनाया गया। क्या तरीका बनाया गया कि कोई भी कोण को जब मापा जाएगा
तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जाएगा। ओके, यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष से नापा जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष से नापा जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष से नापा जाएगा, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाएगा। कोई सा भी कोण रहेगा उसको। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दो कोण होते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो कोण है। और जब भी कोण का मेजरमेंट किया जाएगा कहां से किया जाएगा? धनात्मक एक्स एक्सिस से, मींस धनात्मक एक्स अक्ष से मेजर किया जाएगा। अब देखो, अब जब भी मेजर तुम करने लगो तो हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर इसके अबाउट, इस बिंदु के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट मुझे किसी कोण को मापना है, ठीक है, तो यहां से जो आपका धनात्मक एक्स अक्ष है वहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो टर्म है यहां पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? तो घड़ी सर यहां से अगर देखोगे घड़ी कैसे चलती है तो घड़ी नीचे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज। ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, ये कैसे हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। और ये कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, तो अगर हम घड़ी के दिशा में मूव करें, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जब भी हम घड़ी के दिशा में मूव करते हैं तो तब जो कोण निकलेगा आपका, तब जो एंगल बनेगा उसको ऋणात्मक एंगल बोलते हैं, मींस नेगेटिव एंगल बोलते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा में जो मेजर किया जाने वाला कोण होता है, ये जो कोण बनता है इसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे कि जब भी घड़ी के विपरीत दिशा में मेजर किया जाए, ठीक है, यानी कि वामवृत्त में मेजर किया जाए, ये दक्षिणावृत्त हुआ, एक वामवृत्त हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये पीछे भी आपको यही बताया गया था। यहां पे देखिए कि अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ओके, मतलब अगर धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं, तब जो यहां से कोण मेजर होगा, मतलब ये लाइन जो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये धनात्मक कोण है, मतलब पॉजिटिव कोण है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के दिशा में मेजर करते हैं, ठीक है, तब जो ये धनात्मक एक्स अक्ष से कोण बना रहा है, ये लाइन जो कोण बना रहा है, ये कोण की वैल्यू जो भी आएगी ये क्या होगी? माइनस में होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है? ओके, बस इतना याद रखेंगे कि कोई सा भी कोण हम लोग मेजर करेंगे तो अगर कोण को मेजर करने का तरीका घड़ी के विपरीत दिशा में है, मींस एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक मतलब जैसे घड़ी चलती है, एंटी क्लॉक, ठीक है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जब भी जाएंगे तो धनात्मक, ठीक है, और घड़ी के दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक कोण आपका बनेगा। इस बात को क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग अब देखिए, अब हम लोग कुछ रेशियो देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, मींस त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास में, आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। एक समकोण लेते हैं, समकोण मींस राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो, एक आपने यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। यस सर, हम लोगों ने यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल समकोण का जो यहां पे ये जो कोण होता है, ये कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। अब यहां पे हम लोग एक कोण लेते हैं जिसको हम लोग बोले थीटा। कोण लेते हैं जिसको हम लोग बोले थीटा। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, मतलब इस वाले साइड को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण मींस एक्स से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, मींस ये वाला साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं।
थीटा के जो बगल वाला साइड है, एडजेसेंट साइड, जस्ट बगल वाला जो साइड है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, बेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आधार। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें हुई, क्या क्या हुई, लंब, आधार और कर्ण। लंब कौन सा हुआ, जो इस एंगल, ये जो थीटा के जो सामने वाला साइड है इसको लंब बोलेंगे, थीटा के जो बगल वाला साइड है इसको आधार बोलेंगे, और 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और सब चीज को मैंने जैसे जैसे डिनोट किया है वो आप लोग देख लें। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको यहीं पे बताता हूं। ठीक है, क्या बात है ये, वो भी ध्यान से देखिए। अगर आपने कोण जो लिया है, अगर थीटा ये लिया है, तो थीटा के सामने ये हुआ तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ओके, थीटा के बगल वाला जो हुआ ये आपका आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला जो हुआ ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कर्ण हो गया। लेकिन अगर बच्चों हम लोग थीटा कुछ इसको ले लें, अगर हम लोग थीटा इसको ले लें, तब लंब कौन सा होगा, थीटा के सामने वाले को सर आपने लंब बोला तो यहां पे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के बगल वाला सामने वाला रहेगा। ठीक है, और थीटा के बगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो तीन चीजें हैं यहां पे, कर्ण, लंब और आधार। ओके, अच्छा आपको यह भी पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये क्या, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। ये ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा लंब का स्क्वायर बटा प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अब एक बार और पीछे चले जाते हैं, तो अब यहां पे तीन चीजें हुई बच्चों। ठीक है, यहां पे तीन चीजें हुई, क्या क्या चीज आपको मिली, आपको मिला लंब, और क्या मिला, आधार, और क्या मिला, कर्ण। आपको तीन चीज मिली। अब इस तीन चीजों का देखो रेशियो कितने तरीकों से निकल सकता है, अनुपात कितने तरीकों से निकल सकता है। अनुपात मतलब आपके तीन चीजें दी गई, किससे कितने, 1 2 3 नंबर है, तो किस किस का अनुपात, किसी दो का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो कितने तरीके से हो सकता है, एक तो हम बोल सकते हैं कि सर लंब बटा कर्ण हुआ। ठीक है, दूसरा ये भी बोल सकते हो कि सर आधार बटा कर्ण हुआ। ठीक है, तीसरा ये भी बोल सकते हो सर लंब बटा कर्ण हुआ। सॉरी, लंब बटा कर्ण तो मैंने लिख दिया ना, लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे, आधार हुआ। तो तीन चीजें हो गई आपकी, तीन रेशियो तो ये बना। अब इसको पलट दो, तो तीन और रेशियो बन जाएंगे, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ओके, ये तीन हो गया। अब लंब का मतलब क्या हुआ, साइड में मैं यहां पे लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहां पे भी इसको पलट दिया गया है तो ये h बाई पी हो जाएगा, इसको पलटोगे तो बी तो था ही ना, ये क्या h बाई बी हो जाएगा, और इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो तो b बाई पी हो जाएगा। इसको हमने पलट दिया। ये जो पहला रेशियो है, ये जो पहला अनुपात है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइन थीटा। ये जो दूसरा अनुपात है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड देखना, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो तीसरा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैन थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा।
कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि हर समय आपको इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, हर समय आपको इस चीजों का यूज पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यू देख लें, ये सारी चीजें याद रखें। और यहां से कुछ और चीजें भी आपको याद रखनी है। क्या कि सर साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, ये याद रखना है। दूसरा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा भी हो जाएगा। और टैन थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे 2-3 चीजें और याद रख लेना। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये यहां पे 2-3 चीजें और याद रख लेना। कैसे आया, बहुत ही आसान है। कैसे आया, बहुत ही आसान है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी तक? ठीक है, आगे बढ़ें। अभी तक का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जल्दी बताएं, जरूर बताएं। और जो आपके दोस्त हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनको आप बता दें कि हमारे हिंदी मीडियम की क्लास भी INED इवोल्यूशन पे स्टार्ट हो चुकी है। और बच्चों चैनल को शेयर कर दीजिए, जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे जो हिंदी मीडियम की क्लास है उसका फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीजें देखी, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। तो जो भी आपके नोट्स हैं वो PDF में मिल जाएंगे। PDF कहां पे मिलेगा, तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहां पे सर्व समीकाएं हैं। ठीक है, ये आप लोग को पहले से पता होगा। ठीक है, अच्छा चलो इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं। क्वेश्चंस ऐसे देखो, जैसे कि बच्चों आपको दिया रहेगा कि अगर मान लो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि टैन थीटा का मान निकालो, टैन थीटा का मान निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीका को फॉलो करें, सबका आंसर निकलेगा। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, ओके। तो यहां पे मतलब क्या हुआ, यहां पे लंब की वैल्यू 1 हो गई और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। हमें आधार मान लेना है कि लंब सामने सामने है ना। अगर यहां पे कुछ भी रहता तो वो तो कट जाता ना। अगर मान लो x और x, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, 1x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, x का तो कोई मतलब नहीं है, वो कट जाएगा। तो आप सिंपल क्या मान लेंगे कि लंब बराबर 1 और कर्ण बराबर कितना, 3। लंब बराबर 1 और कर्ण बराबर कितना, 3। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपको यह पता है कि लंब का जो स्क्वायर होता है प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। पढ़ा होगा ना, क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? तो यहां से अगर आधार तो नहीं पता है तो आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर यहां पे देखोगे तो ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर बाय p/h ही होता है ना साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण। तो यहां पे अगर तुम देखोगे और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बताओ, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे देखोगे तो रूट अंडर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का रूट अंडर, यानी कि आधार की वैल्यू कितनी निकल गई, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी निकल गई, √8। बेस की वैल्यू कितनी निकल गई, आधार की का मान कितना निकल गया, √8। टैन थीटा बराबर क्या होता है, सर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आधार की वैल्यू कितनी निकाली, √8 निकाली। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ सर्व समीकरणें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपने पढ़ा भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, कैसे आया? कैसे आया? ये भी बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों? साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दें तो अगर यहां पे अगर तुम दोनों को रूट अंडर में लोगे तो नीचे तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, यहां पे लंब का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अच्छा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसी में अगर हम ये जो इक्वेशन है बच्चों आपका, ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग क्या करें? क्या इक्वेशन था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सब जगह कर सकते हैं ना। LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किससे डिवाइड कर दें? कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या ये tan स्क्वायर बन जाएगा थीटा? अभी बताया था, याद होगा तो। और ये क्या बन जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आपकी निकल गई। उसी तरह अगर ये जो इक्वेशन है आपको, ये जो इक्वेशन है इस चीज को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला इक्वेशन निकल जाएगा, ये नीचे वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये 3 सर्व समीकरणें जो हैं आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कुछ त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, मतलब जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा जो है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का हमें मान, जो कोण मान याद रखना है। किसका किसका याद रखना है? देखो, इन सब का तो जरूर याद रखना है, बहुत काम आता है। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 0 साइन 0 0, साइन 30 कितना? 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 का कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह कॉस का भी आपने पढ़ा होगा, टैन का भी आपने पढ़ा होगा। टैन को निकालने का तरीका, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो यहां पे अगर टैन का निकालेंगे तो मतलब 1 को हमने 0 से भाग दिया तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये कुछ कोणों का मान आप याद रखेंगे। एक तरीका भी मैं बता देता हूं साइन ये सब का मान याद रखने का। सिर्फ साइन का याद रखो, इन जो 5 एंगल है इसका सिर्फ साइन का मान याद रखें, बाकी सबका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? देखो, लिखने का तरीका, इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो। सबको क्या करो? 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे दिया सर, अब क्या करें बताओ? अब सबका रूट अंडर ले लो, सबका रूट अंडर ले लो। तो 0/4 का रूट अंडर करोगे तो 0, 1/4 का करोगे तो 1/2। देखो, तो 30 वाले का आया क्या? 1/2 आया क्या? 1/2। इसको करोगे तो 2 से 4 ने 2 बार में मारा तो 1/√2 आया क्या? इसको करोगे तो √3/2 आ जाएगा, और 4 ने 4 को मारा तो इसको करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये पांचों का याद रखने का ये तरीका है, सिर्फ याद रखने का तरीका है, ऐसे कोई डिराइव नहीं होता, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो, अब इसी को उल्टा लिखना स्टार्ट करो कॉस के लिए। देखो, जो साइन का 90 है वो कॉस का क्या हो जाएगा? 0। फिर जैसे इधर से इधर मूव करे तो इधर से इधर मूव करो। ये कितना? √3/2, तो ये भी √3/2। फिर इधर से इधर जाओ तो 1/√2, तो इधर से इधर 1/2। फिर इधर से इधर जाओ तो 1/2, इधर से इधर 1/2। फिर इधर से इधर जाओ 0, इधर से इधर जाओ 0। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इन दोनों के मानों को डिवाइड कर दो, जिस एंगल के लिए भी, जिस कोण के लिए भी निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको tan थीटा का निकल जाएगा। कॉसेक थीटा का निकालना है तो साइन थीटा का उल्टा कर दो। कॉस थीटा का निकालना है, सॉरी सेक थीटा का निकालना है तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो। अगर आपको कॉट थीटा का निकालना है तो टैन थीटा का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो आसानी से आप ये सारे मान याद रख सकते हैं। और कुछ मान है जो आपको याद रखने की जरूरत है। एक है आपका साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है
3/5। दूसरा है साइन 53 मतलब 53 डिग्री। साइन 37 की वैल्यू याद रखनी है और साइन 53 की वैल्यू याद रखनी है। कितना हो जाएगा बच्चों? 4/5। उसी तरह साइन कॉस 37, जो साइन का 53 है ना, वही कॉस का 37 होता है, 4/5। और कॉस 53 कितना हो जाएगा? 3/5। अब साइन और कॉस का पता चल गया, 37 और 53 का, तो हम tan का आसानी से निकाल सकते हैं। tan का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। देखो, साइन थीटा का जो उच्चतम, जो जितना ज्यादा अधिक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि साइन जो होगा या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, और -1 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये साइन थीटा की वैल्यू है, 1 और -1 के बीच में रहता है। साइन थीटा जो है 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, नहीं तो दोनों के बीच में रहेगा। उसी तरह कॉस थीटा भी जो होता है वो 1 और -1 के बीच में रहेगा, 1 और -1 के बीच में रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, अब जो आपका यहां पे एंगल को मेजर करने का तरीका है, एंगल को मेजर करने का तरीका है, एक और चीज हम लोग यहां पे देखते हैं, ये देखिए, अगर हम लोग इस यहां से घूमना स्टार्ट किए, यहां से यहां तक गए तो कितना डिग्री बोलोगे सर? 90 डिग्री। अगर हम लोग यहां से यहां तक गए तो कितना बोलोगे सर? 180 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है, वो रेडियन में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहां से यहां गए तो कितना बोलोगे सर? 270 डिग्री। अगर हम लोग यहां से यहां गए तो क्या बोलोगे सर? 360 डिग्री। तो क्या 360 डिग्री पे कोण का जो माप है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होता है। हम लोग फिर आगे जा सकते हैं, हम लोग यहां से यहां तक जाके फिर आगे जा सकते हैं। तो ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और हम लोग यहां पे किधर जा रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना, वामवृत्त में जा रहे हैं, तो हम लोग इसको पॉजिटिव एंगल ये रहेंगे। अगर हम उसी तरह इधर जाते तो हम लोग कैसा मेजर करते? इसको निगेटिव मेजर करते। निगेटिव मतलब ऋणात्मक मेजर करते। इसको क्या मेजर कर रहे हैं? धनात्मक मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहां पे, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एंगल 360 डिग्री पे खत्म हो जाएगा, एंगल बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि जो आप भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि मुझे किसी पहिया का, किसी चक्का का जो घूमता है चक्का, उसका एंगल मापना है, उसका कोण मापना है कि कोई चक्का अगर 1 घंटे घूमा तो वो कितना कोण घूमा, कितना एंगल घूमा। तो उसके लिए क्या होगा? क्या 1 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा? एक बार चक्का घूम के रुक तो नहीं जाता ना, वो घूमता रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका कोण है वो 360 डिग्री पे खत्म हो जाएगा, वो आगे भी होगा। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना और याद रखेंगे कि अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में गए तो क्या मान होना है? उसको हम लोग धनात्मक लेना है, और घड़ी के दिशा में अगर मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब हम जो मेजर करते हुए यहां से यहां तक मेजर करते हुए आए, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ये जो भाग आपका बना, जो भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, 4 चतुर्थांश में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट को मैंने सेकंड लिख दिया। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो एंगल का माप होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कोणों का माप होगा, यहां पे जो कोणों का माप होगा वो 90 से लेके 180 के बीच में होगा। तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कोणों का माप होगा वो 180 से लेके 270 के बीच में होगा।
और चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कोनों का माप होगा वो 270 डिग्री से लेके कहां से 360 डिग्री के बीच में होगा। अगर हम घूम के आगे चले गए तो आगे हम फिर से प्रथम चतुर्थांश में चले जाएंगे, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और आगे गए तो हम फिर से द्वितीय चतुर्थांश में चले जाएंगे, फिर से तृतीय चतुर्थांश में चले जाएंगे और फिर से चतुर्थ चतुर्थांश में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट में हम लोग घूमते रहेंगे। अब बोलोगे सर क्वाड्रेंट के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी तक आपने जो मान पढ़ा था, आपने जो विभिन्न त्रिकोणमितीय फलनों का मान पढ़ा था, वो कब तक पढ़ा था? 0, 30, 45, 60, 90, यहीं तक पढ़ा था। मतलब हमने जो भी त्रिकोणमितीय फलनों का मान पढ़ा था वो किस में पढ़ा था? प्रथम चतुर्थांश में पढ़ा था। ठीक है, आपने कभी 120 डिग्री के बारे में जानना नहीं, ठीक है, पढ़ना भी नहीं था आपको। ठीक है, आपने कभी 180 साइन 120 के बारे में, साइन 120 के बारे में नहीं पढ़ा, साइन 180 के बारे में नहीं पढ़ा। चलो, लेकिन अब पढ़ना है वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 4 क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, ओके, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? यहां पे ध्यान से देखें, 4 चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो भी आपकी त्रिकोणमितीय फलन होती है, सबका वैल्यू जो होता है वो धनात्मक होता है, सबका मान धनात्मक होता है, सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, सब क्या होता है? धनात्मक मींस पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब हम लोग यहां से लेके यहां तक जाते हैं, मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टैन थीटा भी पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव, और टैन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में सब वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है, द्वितीय चतुर्थांश जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें साइन तो पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा भी पॉजिटिव, लेकिन बाकी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं सब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बस ये दोनों जो होंगे वो धनात्मक होंगे, बाकी दोनों क्या होगा? बाकी जो जितने भी सारे हैं वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ओके। कभी कभी इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स में मतलब ऐसा लगता होगा कि मतलब मिस स्पेल हो जाता होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही किया अभी हिंदी में पढ़ाना। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा सुधार हो सके उतना लाने का, और जितना बेस्ट आपको दे सकने की कोशिश करेंगे, और इसकी गारंटी है कुछ ही दिनों में हम लोग आपको एकदम बेस्ट देंगे। ठीक है, ओके, तो हम जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और शेयर। ठीक है, ये वाला काम तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। मतलब अगर टैन थीटा यहां पे लोगे तो ये भी नेगेटिव, कॉट थीटा लेते हैं तो ये भी नेगेटिव, कॉस थीटा लेते हैं तो ये भी नेगेटिव, सेक थीटा लेते हैं तो ये भी नेगेटिव। बोले सर इस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये जो नेगेटिव है मतलब ये ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक का मतलब हुआ कि अगर हम मेजर मान यहां पे मापते मापते यहां से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया और हमने यहां पे मापा, मतलब इस लाइन और इसके बीच का एंगल मापना है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है, 90 से ज्यादा 120 डिग्री। अब अगर हम 120 डिग्री का माप करें, यहां पे 120 डिग्री को यहां पे मापें, तो साइन 120 अगर हम लेते हैं, देखना ध्यान से, यहां पे साइन 120 लिए तो ये क्या आएगा? धनात्मक आएगा। मतलब इसका जो साइन होगा, वैल्यू कुछ भी आए, मान कुछ भी आए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसका वैल्यू होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा। अब इसका उल्टा भी करेंगे तो कॉसेक 120 भी क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन tan 120 करोगे, tan 120 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। सिमिलरली अगर cos 120 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें साइन और कोसेक, बाकी सब भी देख लेंगे इसी तरह से, ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक। जो तृतीय चतुर्थांश होता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, उसमें tan पॉजिटिव और इसका उल्टा भी पॉजिटिव, बाकी सारे जो भी होंगे सब ऋणात्मक होंगे, सब के सब नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर हम एंगल मेजर करते करते, देखना बच्चों, अगर हम यहां से एंगल मेजर करते करते यहां पे पहुंच गए, यहां से मेजर करते करते यहां पे पहुंच गए,
एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि पॉजिटिव। मान लेते हैं ये जो एंगल है आपका 210 डिग्री है, यानी कि tan अगर, देखो tan अगर 210 बोलें तो यहां पे tan, हम 210 मतलब तृतीय चतुर्थांश में पहुंच गए, ठीक है, तो यहां पे tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे sin 210 की बारे में बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वही बातें यहां पे की गई हैं। क्या बातें की गई हैं, देखो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं, ठीक है। बाकी प्रथम में साइन और उसका उल्टा मतलब कॉस एक धनात्मक होगा, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। केवल tan और cot किसमें, तृतीय चतुर्थांश में, और cos और sec किसमें होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, यहां पे है एक ASTC नियम, ASTC नियम, ठीक है। ASTC नियम का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ASTC, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसको ऐसे करके बांट दो। ए का मतलब हुआ ऑल, सभी। एस का मतलब हुआ साइन और इसका उल्टा। टी का मतलब हुआ टैन और इसका उल्टा। सी का मतलब हुआ कॉस और इसका उल्टा। मतलब जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब ऋणात्मक नेगेटिव होंगे। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे तो cos और sec धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या याद रखेंगे, ऑल स्कूल टू सिनेमा। स्कूल से निकलने के बाद सब कहां चले गए, सिनेमा चले गए। यहां से ए उठा लो, ऑल से क्या उठा लो बच्चों, यहां से ए उठा लो, स्कूल से एस उठा लो, टी से टू से टी उठा लो, और सिनेमा से सी उठा लो। ASTC, ASTC नियम, ये याद करने का तरीका है। ये कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ काम कीजिए, याद करने का तरीका है। ASTC याद करने का तरीका है, ठीक है, कि ए के बाद एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर सी आएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये याद करने का तरीका है ASTC, ठीक है। तो ये आपको यहां पे पता चल गया, ओके। आगे बढ़े, ये पता चल गया कि कौन सा मान किसमें पॉजिटिव होगा, कौन सा मान किसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब अगर 90 डिग्री तक का कोण का मान तो हमें पता चल चुका है, हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 90 से बड़ा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपसे बोला गया कि साइन 120 का मान निकालो, साइन 150 का मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी कोई मान दिया जाए ना, जब भी कोई मान दिया जाए तो उसको हम लोग तोड़ते हैं। मतलब जैसे साइन 120 दिया गया ना, 120 दिया गया, तो 120 को तोड़ो, 120 को क्या करो, तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ नियम है, उस नियम के द्वारा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, पहला नियम उस एंगल से, वो जो कोण दिया हुआ है उससे हमें पता करना है कि ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो उस चीज से क्या पता चलेगा कि उसकी वैल्यू धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, ये बात पता चलेगा। तो किस चतुर्थांश में है वो कोण से हम लोग को पता चल जाएगा। अब उसका मान कितना होगा, ये हम लोग के लिए ये स्टेप 2 दूसरा नियम लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। देखिए, और एक और स्टेप 3 आएगा, ठीक है। तो दो चीजों के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि बच्चों मानते हैं, जैसे कि बच्चों यहां पे देखो, जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है साइन 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये तो आपको पता चल गया कि साइन 120 डिग्री जो है, 120 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा। तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये ऐसे करके घूमोगे ना,
ठीक है ना। तो 90 90 90 90, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा सर। तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मींस धनात्मक होता है। लेकिन इसका मान कितना होगा साइन 120 का, जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो साइन 120 का मान कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप यही था कि पहला स्टेप से यह पता करना है कि ऋणात्मक है कि धनात्मक है। लेकिन दूसरे स्टेप से हम लोग क्या पता करेंगे, ध्यान देना। दूसरे स्टेप जो दूसरा आपका यहां पे लिखा हुआ था, दूसरा आपका लिखा हुआ था, ठीक है, इससे हम लोग निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक तरीका लिखा हुआ है, इस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं बताऊंगा वो भी सेम ही चीज है, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेशन किया, मतलब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखो, जैसे 120 को तोड़ना है, 120 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए। क्या इसको क्या करो ना, ये जो 120 है, ठीक है, ये तो पता चल गया पॉजिटिव होगा, ये तो पता चल गया पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम 120 को ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, 120 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 180 - 60 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 60। अब देखो, अगर साइन के अंदर कोई n है, ठीक है, और यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, और यहां पे ± थीटा है, थीटा मतलब कुछ एंगल दिया हुआ है, ओके, ± क्या है, थीटा है। ये जो थीटा है ना बच्चों, ये जो थीटा है, इसकी जो वैल्यू है ना, वो 90 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच में होगी ये वाली वैल्यू, ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी। अब अगर यहां पे ये जो n है वो इवन है, मतलब सम नंबर है, इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है, कौन सा है, ये इवन नंबर है, मतलब कोई सम नंबर है वो, ओके, सम अंक है वो कोई, तो साइन जो रहेगा वो साइन में ही रह जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, समान हो जाएगा, मतलब साइन में ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब साइन और ये जो थीटा यहां पे चुपचाप क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अगर 90 का ये सम गुणन है, ठीक है, सम गुणनफल है, अगर वो 90 का 90 के साथ यहां पे ये सम नंबर होना चाहिए, सम मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, मतलब ये जो n है इसकी वैल्यू क्या हो, 2 हो, 0 भी हो सकता है, 0 भी क्या होता है आपका, वही होता है, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो यहां पे क्या, साइन में ही रह जाएगा, साइन क्या रह जाएगा, साइन में ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो n है, ये जो n है वो विषम हुआ, ऑड हुआ, ठीक है, तब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दे, मेरी बातों को सुने, ठीक है, मेरी बातों को सुने ध्यान से। ये देखो, अगर हमने लिखा है यहां पे साइन n × 90 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई किया, ± थीटा, कुछ भी हो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर n यहां पे इवन है, n क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, मतलब ये क्या है आपका सम नंबर है, n कोई 2 4 6 जो भी हो, n का मान जो है 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, तब साइन में ही रह जाएगा, समान रह जाएगा, साइन थीटा इसको लिख देंगे। तो जब भी ये जो 90 के आगे अगर कोई सम है, मतलब इवन नंबर है, तो ये वही साइन थीटा में ही रह जाएगा। वैसे कॉस भी रहेगा, कॉस n × 90 ± थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। जैसे रहेगा आपका tan n 90 ± थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा। कब, जब n क्या हो, इवन हो, मतलब सम, n क्या हो, इवन हो, मतलब सम। लेकिन अगर ये जो n है ये ऑड हो गया, मतलब विषम हो गया, यानी कि साइन n 90 ± थीटा विषम हो गया। अब ये n क्या है, विषम है, मतलब n की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तब साइन जो है अपने पूरक में बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन का पूरक कौन होता है, कॉस होता है, तो यहां पे कॉस थीटा होता है। उसी तरह अगर कॉस है
n 90 प्लस माइनस थीटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अगर यहां पे ऑड हुआ तो साइन किस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन किस में बदल जाएगा, टैन कॉट में, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, तो कॉट का पूरक क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और कॉसेक का पूरक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और सेक का पूरक क्या होता है, सेक का पूरक हो जाता है आपका कॉसेक हो जाएगा। ये सब पूरक हो गए। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे 90 का सम हो, 90 का सम मतलब इवन मल्टीपल हो, यहां पे इवन मल्टीपल हो, सम गुणनफल हो 90 का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, टैन टैन में रह जाएगा। ठीक है, यही दो नियम हमने यहां पे आपके लिए लिख रखे हैं, यही दो नियम आपके लिए यहां पे लिख रखे थे। ठीक है, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया था आपसे, यहां पे देखो तो क्वेश्चन पूछा गया था साइन 120 की वैल्यू पूछी गई आपसे। तो क्या हम साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा ना, यहां पे या तो 180 आए, या तो 90 आए, या तो 270 आए, या तो 360 आए, ऐसा कुछ आए, 180 आए, 270 आए, क्योंकि वो 90 का मल्टीपल है ना। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा, 90 को 2 से गुना करते हैं तो 180 मिलता है। हमेशा यहां पे ट्राई कीजिएगा कि इसको या तो 180 प्लस माइनस लिखें, या तो 90 प्लस माइनस लिखें, जो भी चीज रहे वहां पे, या तो 270 प्लस माइनस लिखें, उसका ट्राई करना है। तो देखो, क्या ये जो है साइन का 2 इंटू 90 माइनस 60, ये जो 90 का इवन मल्टीपल है, क्या मतलब सम गुणनफल है। ठीक है, तो अब जब सम है तो साइन किस में रह जाएगा, साइन पहले तो पता कर लिया ना कि सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में है, ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब साइन जो है साइन में ही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इवन है, तो यहां पे साइन रह गया, और थीटा के बदले क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री है, यहां पे साइन 60 हो गया, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, इस तरह से हम लोग निकलता है। विषम का भी मैंने आपको बता दिया कि विषम, अगर विषम गुणनफल है तो कैसा रहेगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बता दे, नहीं तो हम लोग कुछ यहां पे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग यहां पे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया, जैसे साइन 120 को हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। साइन 120 पहले पता कर लो कि कौन से चतुर्थांश में है, तो सर द्वितीय चतुर्थांश में, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। ठीक है, वैल्यू कितनी आनी है, पॉजिटिव आनी है। ओके, अब अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सर आपने बोला था 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हैं इसको, तो 90 का मतलब 90 इंटू 1, तो ये कैसा मल्टीपल हुआ, सम या विषम, विषम। तो अगर विषम है तो साइन जो है अपने पूरक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 30। पॉजिटिव तो पहले से आ चुका था, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताना। तो हमने इस तरीका से भी निकाला, तब भी साइन की वैल्यू कितनी आई, +√3/2। दूसरे तरीके से भी निकाला, तब भी साइन की वैल्यू कितनी आई, √3/2। ठीक है, ओके। तो अब यहीं पे अगर बच्चों देखना चाहो यहीं पे अगर देखना चाहो तो हम लोग 2-3 मान और देख लेते हैं। अगर मान लो आपसे पूछा गया cos 135 डिग्री का मान बताओ, तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि सर ये कौन से चतुर्थांश में है, ये जो एंगल है, ये जो कोण दिया हुआ है, तो अब पाई के भी फॉर्म में दे सकता है, पाई के भी फॉर्म में दे सकता है। पाई के फॉर्म में कैसे देगा, जैसे कि आप मान लीजिए जो हमने पीछे नियम पढ़ा था उसमें हमने डिग्री के फॉर्म में दिया था। अगर पाई के फॉर्म में देना होता तो क्या लिखते, साइन n इंटू 90 डिग्री था ना, तो इसको π/2 लिखते, और प्लस माइनस क्या लिखते, थीटा लिखते। अब अगर यहां पे 90 को π/2 लिख दिया, सिंपल सी बात है। अगर n यहां पे इवन है, मतलब सम संख्या है, ठीक है, तो साइन जो रहेगा साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा। अगर ये n विषम संख्या है तो साइन अपने पूरक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन किसमें, कॉस में, कॉस किसमें, तो रेडियन में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो ये किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, क्योंकि 135 डिग्री जो है वो 90 और 180 के बीच में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। कॉस की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में क्या होती है, कॉस की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। कॉस की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए, अब और देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 90
प्लस 45। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां पे अगर तुम देखोगे 90 का मतलब क्या हुआ, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, मतलब ये क्या विषम, ठीक है ना, विषम हुआ। तो विषम का मतलब क्या है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पूरक में, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है, ये 45 है तो 45 लिख दो। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। नेगेटिव तो पहले से पता चल गया था, वैल्यू भी अब आ गई, तो यहां पे कितना लिख दे, 1/√2। 180 कॉस 180 जो है ये सम गुणनफल है, ठीक है, तो कॉस जो है वो कॉस में ही रह जाएगा। और ये 45, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो यहां पे कितना, माइनस तो पहले से पता था, -1/√2। अब कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाई दिया कि अगर इस फॉर्म में रहेगा, मतलब जो π/2 का ऑड मल्टीपल रहेगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल रहेगा, तो वो जो है वो अपने पूरक त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ये सारी चीजें याद रखेंगे। इस कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र से पहले कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके काम की है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा साइन माइनस थीटा बताओ कितना होता है, साइन माइनस थीटा बताओ कितना होता है। तो हम लोग क्या साइन माइनस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, साइन, पहले मुझे ये देखना है कि साइन माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। और ये जो थीटा होता है वो 0 से 90 के बीच में होगा, तो साइन माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, सबसे पहले ये देखो। माइनस का मतलब हम नीचे गए होंगे, तो 0 से लेकर 90 के बीच में, तो साइन माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। कितनी होगी नेगेटिव वैल्यू, देखो तो क्या साइन माइनस थीटा को हम लोग साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब साइन 0 जो है ये क्या होता है, सम होता है, इवन होता है, ठीक है, इवन होता है, तो साइन साइन में ही रह जाएगा और यहां पे थीटा। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉस माइनस थीटा लेते हैं, तो कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव यहां पे लिख दो। मान कितना आएगा, उसके लिए कॉस 0 माइनस क्या करो थीटा, ये क्या है तुम्हारा सम, 0 सम है ना, 90 इंटू 0 0, तो 0 क्या है तुम्हारा सम होता है। 0 तो विषम संख्या है नहीं, 0 सम संख्या है, याद रखना 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, तो ये तो कॉस थीटा, पॉजिटिव पहले से आ चुका है, तो ये कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, प्लस कॉस थीटा। कुछ एग्जाम्पल भी इस पे कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा साइन माइनस 30 की वैल्यू बताओ, तो लिखेंगे माइनस साइन 30 होता है, यानी कि -1/2। आपसे पूछा जाएगा कॉस माइनस 30 की वैल्यू बताओ, तो कॉस माइनस 30 की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस है तो लेकिन माइनस बाहर नहीं निकलेगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस कितना हो गया, ये कॉस 30 हो गया। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। tan माइनस थीटा जो होता है वो क्या, tan साइन बाई कॉस ना, तो कॉस का तो पॉजिटिव, साइन का नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, -tan थीटा, ठीक है। अब कुछ सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद रखना है। क्या क्या सूत्र हैं आपके, देखो कॉस, ये याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, ये सब साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अब पूछोगे सर ये कहां फॉर्मूला याद यूज होगा, जैसे कि आप अगर जो मैंने तरीका बताया है उस तरीका कहीं आप भूल गए तो ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन 120 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री प्लस साइन मतलब 30 डिग्री। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब साइन A प्लस बी का फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। सिमिलरली साइन A माइनस बी में और साइन A प्लस बी में क्या अंतर है ना, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। याद रखना है, काम आता है हमें, ठीक है। तो और मैथमेटिक्स में, इसमें गणित में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे आता है, कहां से आता है,
क्यों हुआ ऐसा? हमें अपने भौतिक विज्ञान के लिए, फिजिक्स के लिए हम लोग सिर्फ आधारभूत गणित पढ़ रहे हैं जो आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, ओके। हम ज्यादा डिटेल में गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उतना ही गणित पढ़ रहे हैं जो आपके फिजिक्स का आधार बनाएगा, क्योंकि जब भी जाएंगे हम लोग फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए तो आपके न्यूमेरिकल आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, साइन कॉस सब कुछ आएगा, तो हमें ये सारी चीजें, हमें ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, और एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने सारे दोस्तों को जरूर बता दीजिए कि हिंदी मीडियम का चैनल स्टार्ट हो चुका है, और जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें। ठीक है, ओके। और एकदम गारंटी है हमारी कि 2 साल में बहुत ही अच्छे कॉलेज में, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे मतलब हम लोग जब पढ़ाते थे तो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी आते थे हमसे पढ़ने के लिए, उनको बहुत दिक्कतें होती थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी थी जहां पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम, जैसे मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूं, वहां पे क्या होता था, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब इंग्लिश मीडियम की थी, जो भी जहां पे IIT जेईई और नीट की तैयारी होती है। ठीक है, जहां पे अच्छे टीचर्स थे वो सब इंग्लिश मीडियम के कोचिंग्स थी। अब होता क्या था कि जब बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते थे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, 1 साल 1.5 साल तो उनको इसी में निकल जाता था, इस टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है, कैसे समझे, क्या समझे, क्योंकि कोई आपका वहां पे इंग्लिश हिंदी मीडियम का टीचर नहीं था, और जो हिंदी मीडियम में टीचर पढ़ाते थे वो इस लेवल का नहीं पढ़ाते थे जो IIT जेईई, वो बोर्ड के लेवल का पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर दराज के गांव में जो है बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं होती है बाहर जाने की, ओके, जहां से वो पढ़ सके, अच्छी जगह पे कोचिंग ले सके, तो उनके लिए भी हमारा ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं सबको लाभ मिल सके, जो भी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो 1-1.5 साल वहां पे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ सूत्र याद रखेंगे। ओके, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, देख लीजिए कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, tan ए प्लस बी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है ना, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो बच्चों, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम इसको लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम इसको लिख दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो ये आ जाएगा आपका। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का ये याद रखेंगे, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा का ये याद रखेंगे, इससे ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, इससे ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से अगर तुम देखना चाहो तो ये और ये चीज तो बराबर ही ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो ये और ये मान दोनों हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में साइन रूल, साइन का नियम है और कोसाइन नियम है। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसका ये एंगल अल्फा है, इसके अपोजिट वाला जो साइड है इसका मान कितना है, ए है, जो लेंथ कितना है, ए है, ये एंगल बीटा है, ये लेंथ कितना है, बी है, एंगल गामा, ये लेंथ कितना है, सी है, तो साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इज इक्वल टू साइन गामा बाई सी। बस अभी याद रखना है। ठीक है, आगे चल के हम लोग लैमिज थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, जो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, अदिश और सदिश जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैमिज थ्योरम पढ़ेंगे। सिमिलरली त्रिभुज के लिए कोसाइन नियम है कि अगर कोई एंगल थीटा है, ये वाला जो साइड है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया, लंबाई दी हुई है सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जो लंबाई है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हम लोग का कहीं कहीं काम आएगा, तो ये दोनों नियम याद करके रखेंगे। बस याद करना है कैसे आया, कहां से आया, ये गणित के सर विष्णु सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आज हम लोग का जो आपका जो वीडियो था ये था आधारभूत गणित में त्रिकोणमिति के ऊपर था। फिर अगले दिन हम लोग आधारभूत, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आधारभूत गणित में हम लोग डिफरेंट चीजों के बारे में भी और पढ़ेंगे, फलन के बारे में पढ़ेंगे, बीज गणित, ज्यामिति, 2-4 चीजें हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों जिस वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत। ऑन था कैमरा मेरा।